तो मुख रोगों के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो मुख रोगों में सबसे पहले मुख रोगों की संख्या महत्वपूर्ण है, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने 2 जगह पे अंतर बतलाया है। एक निदान स्थान में मुख रोग सुश्रुत ने 65 माने हैं और आपके जो है उत्तर तंत्र में 67 माने हैं। चरक के अनुसार मुख रोगों की संख्या 4 मानी गई और 64 भी मानी गई। मुख्य रूप से आंसर इसका 4 माना जाता है। अगर 4, 64 दोनों ऑप्शन में हो तो 4 को बेस्ट आंसर माना जाता है। भोज के अनुसार भी 65 है, सुश्रुत के अनुसार भी 65 है। सारंगधर के अनुसार मुख रोग 74 है और वाग्भट के अनुसार 75 है। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के अनुसार 67 है। फिर मुख रोग के आयतन कितने होते हैं? तो मुख रोग के आयतन सुश्रुत ने 7 माने हैं, वाग्भट ने 8 माने हैं। तो सुश्रुत ने 7 कौन कौन से माने भाई? तो ओष्ठ रोग 8, फिर दंतमूलगत रोग सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 15, दंतगत रोग सुश्रुत के अनुसार पूछे तो 8, जिह्वागत रोग सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? 5, तालुगत रोग सुश्रुत के अनुसार 9 और कंठगत रोग सुश्रुत के अनुसार 17 और सर्वसर मुख रोग सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? 3। ये तो सुश्रुत के अनुसार। वाग्भट के अनुसार आयतन 8 माने गए हैं, जिसमें गंड को एक्स्ट्रा माना है। तो वाग्भट के अनुसार ओष्ठगत रोग कितने माने गए? 11। गंड एक एक्स्ट्रा स्थान माना है, तो गंड रोगों की संख्या 1। फिर इसके बाद में आता आपका दंत मूलगत रोग, वाग्भट के अनुसार 13 है। दंत गत रोग वाग्भट के अनुसार 10 है। दंतगत रोग वाग्भट के अनुसार कितने हैं? 10। जिह्वागत रोग वाग्भट के अनुसार 6 माने गए हैं और उसके बाद में तालुगत रोग वाग्भट के अनुसार 8, कंठगत रोग वाग्भट के अनुसार 18 और सर्वसर मुख रोग वाग्भट के अनुसार 8 है। फिर हम ओष्ठ रोग के बारे में जाते हैं। तो ओष्ठ रोग में हम लोगों ने पहले लक्षण देखे। 8 प्रकार के ओष्ठ रोग होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज और मांसज, मेदज और अभिघातज। इसमें दोष आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। वातज में वात दोष, पित्तज में पित्त, कफज में कफ, रक्तज में रक्त, सन्निपातज में सन्निपातज, मांसज में मेदज में कोई दोष नहीं है और अभिघातज। इनके लक्षण की बात करें तो सर्षप आकृति की पीड़िका ओष्ठ रोग में उत्पन्न हो जाएगी। किस ओष्ठ रोग का लक्षण? तो ये पित्तज ओष्ठ रोग का लक्षण है। खजूर फल वर्णाभि, खजूर फल के समान ओष्ठ हो जाते हैं आपके किसमें? रक्तज में। कृमियुक्त ओष्ठ रोग कौन सा है? तो कृमियुक्त ओष्ठ रोग कौन सा है आपका? कृमियुक्त ओष्ठ रोग है आपका मांसज। मुख के दोनों उभय में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आता आपका घृतमंडाभोष्ठ रोग कौन सा? तो घृतमंडाभोष्ठ रोग कौन सा है आपका? घृतमंडाभोष्ठ रोग है आपका कौन सा? मेदज ओष्ठ रोग। और स्फटिक के समान भी ओष्ठ रोग कौन सा है आपका? मेदज ओष्ठ रोग है। वातज ओष्ठ रोग में और अभिघातज ओष्ठ रोग दोनों में ही होठ फट जाते हैं। होठ किस में फट जाते हैं? आपके वातज ओष्ठ रोग में और अभिघातज ओष्ठ रोग दोनों में ही होठ फट जाते हैं। इसकी चिकित्सा पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी चिकित्सा को एक बार आप टिक कर लेना कि एक तो ये पित्तज ओष्ठ रोग में चिकित्सा पित्तज विद्रदी के समान करते हैं। कफज ओष्ठ रोग की चिकित्सा प्रतिशारण, रक्तज ओष्ठ रोग की चिकित्सा भी पित्तज विद्रदी के समान करते हैं, है ना। पित्तज में और रक्तज में पित्तज विद्रदी के समान चिकित्सा। और रक्तज आपका असाध्य होता है, मांसज असाध्य, सन्निपातज असाध्य होता है और मांसज भी असाध्य होता है। रक्तज, सन्निपातज और मांसज ओष्ठ रोग असाध्य होते हैं। सीवन कर्म या स्ट्रेचिंग करना, टाके लगाना किस ओष्ठ रोग की चिकित्सा है? तो सीवन कर्म चिकित्सा किसकी बतलाई गई? आपकी अभिघातज ओष्ठ रोग की चिकित्सा बतलाई गई है। तो लक्षण और इसकी चिकित्सा ये आपको ओष्ठ रोग कंप्लीट हो जाएगा। सुश्रुत ने 8 माने, वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा माने हैं, तो वाग्भट के 11 हैं। वाग्भट ने खंड ओष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद का एक्स्ट्रा वर्णन किया। खंड ओष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद का वाग्भट ने एक्स्ट्रा वर्णन किया। तो ये तो ओष्ठ रोग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आता आपका दंत मूलगत रोग। दंत मूलगत रोगों को जो मैंने चार्ट आप लोगों को बनवाया, पहले दोष महत्वपूर्ण है तो दोष आपको याद होना चाहिए। एसएसडी में आपका आता है एसएसडी, सीताद, सोसिर और डी से दंत पुप्टक। सीताद में सोसिरों और दंत पुप्टक, एसएसडी तीनों में ये दोष क्या है? कफरक्त। फिर उपकुश, एसएसडी यूपी, यू से उपकुश और पी से परिधर। उपकुश में पित्त रक्त और परिधर में क्या है? केपीआर। ठीक है, तो इनमें दोष हो गया आपका। इनके नीचे हम जाते हैं तो शुरुआत के 5 के लक्षण भी एक साथ देखते हैं। तो सीताद में क्या बोला? मसूड़ों से सहसा रक्त स्त्राव होने लग गया। तो ये लक्षण किसका है? आपका सीताद का। सोसिर में बोला है कि लाला स्त्रावी दंत मूलगत रोग कौन सा? तो लाला स्त्रावी दंत मूलगत रोग कौन सा? सोसिर।
और दंत पुपटक में बोला कि 2 या 3 दांतों में एक साथ महांशोथ उत्पन्न हो जाए तो इसको हम बोलते हैं दंत पुपटक। उपकुश में बोला कि मसूड़ों को दबाने पर ब्लीडिंग होती, छोड़ने पर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, किसमें? उपकुश में। और परिधर का वेरी आईएमपी श्लोक इष्टवती चाप्य असरक, इष्टवती चाप्य असरक मतलब कि जब जब पेशेंट थूकता है तब तब उसके थूक के साथ ब्लड आता है। लक्षण किसका? परिधर का। तो शुरुआत के 5 उनके लक्षण, उनके दोष। बाद के 5 हमने देखे थे। वही दर्द आज दिल में है, तो वही से वर्धन, दर्द से दंत वेष्टक, आज से अधिमांस, दिल से दंत वेधर्भो, में है तो में से महाशोषित। इसके सामने हम वीआर कास लिखते हैं। तो वर्धन में वात दोष, दंत वेष्टक में रक्त दोष, अधिमांस में कफ दोष, दंत वेधर्भ आगंतुज और महाशोषित सन्निपातज। अब इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है कौन सा? वर्धन। एक एक्स्ट्रा दांत का निकल आना वात दोष के कारण, इसको हम वर्धन कहते हैं। दूसरा हमने देखा क्या? दूसरा आता है आपका दंत वेष्टक, स्त्रवंती पूय रुधिरम चलादंती भवंती च, और दुष्ट शोणि संभवम, ये कौन सी व्याधि है? तो ये है दंत वेष्टक। अधिमांस का लक्षण वेरी आईएमपी है, कई बार क्वेश्चन आया है। हानव्य पश्चिमे दंतो महासोतो महारुज, हानव्य पश्चिमे दंतो महासोतो महारुज, ये लक्षण किसका है? तो हानव्य पश्चिमे दंतो महासोतो महारुज, ये अधिमांस का लक्षण, इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। और लास्ट आता है आपका दंत वेधर्भ का कोई लक्षण स्पेशली नहीं, याद रखना है आपको। और महाशोषित में बोला है कि तालु किस दंतमूलगत रोग में फट जाता है? तो तालु फट जाता है आपका महाशोषित में। और ये 7 दिन में मारक होता है, भोज के अनुसार, डलहन के अनुसार ये 7 दिन में मारक होता है। तो ये तो लक्षण हो गए। और 5 प्रकार की दंत नाड़ी होती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, वहां से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये 15 दंत मूलगत रोग सुश्रुत ने माने हैं। वाघभट ने और सारंगधर ने 13 माने, उन्होंने दंत वेष्टक और परिधर का वर्णन नहीं किया है। अब इसकी चिकित्सा, तो नॉर्मली दंत मूलगत रोगों में चिकित्सा में रक्तमोक्षण मेनली किया जाता है। दंत मूलगत रोगों को नॉर्मली चिकित्सा क्या बतलाएगी? रक्तमोक्षण। फिर भी चार्ट में चिकित्सा आप टिक कर लेना। सीताज में रक्तमोक्षण बतलाई गई है, दंत वेष्टक में रक्तमोक्षण। असाध्य कौन सा है? तो सोसिर असाध्य होता है, सोसिर असाध्य। और लास्ट में टिक करना दंत नाड़ी भी असाध्य होती है। बाकी सब में रक्तमोक्षण दिया हुआ है। अधिमांस की चिकित्सा में टिक कर लेना, छेदन करते हैं, छेदन के पश्चात शिरोविरेचन और विरेचनिक धूमपान, शिरोविरेचन और विरेचनिक धूमपान ये छेदन के पश्चात करते हैं। किसमें करते हैं? अधिमांस में। तो ये मेनली चिकित्सा में नॉर्मली सब में रक्तमोक्षण है। सोसिर आपका असाध्य है, दंत नाड़ी असाध्य होती है, बाकी में रक्तमोक्षण करते हैं मेनली। और अधिमांस में छेदन के पश्चात विरेचनिक धूमपान कराते हैं, छेदन के पश्चात शिरोविरेचन और विरेचनिक धूमपान किया जाता है। तो ये चिकित्सा में देखना। तो ये पहला आपका दंत ओष्ठगत रोग और दंत मूलगत रोग।